इस लेक्चर में आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन लागतों को तालिका पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है तथा उनको किस क्रम में लगाया जाता है, जिससे कि हम यह पता लगा सकें कि तालिका में विभिन्न प्रकार की जो लागतें हैं कि पहले घटती हैं, फिर स्थिर हो जाती हैं और उसके बाद फिर लागतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो चलते हैं सीधे अपनी तालिका की ओर। इसके लिए अर्थात विभिन्न प्रकार की जो लागतें जो गत वीडियो में मैंने आपको बताई थी, पहले उन लागतों को बतला देता हूं। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत का जो जोड़ होता है उसे कुल लागत कहते हैं, जिसको मैंने गत वीडियो में आपको बताया था। इसके अलावा गत वीडियो में मैंने आपको औसत स्थिर लागत किसे कहते हैं और इसको कैसे निकाला जाता है इसको भी बताया था। औसत परिवर्ती लागत के बारे में बताया था, अल्पकालीन औसत लागत के बारे में और अल्पकालीन सीमांत लागत के बारे में बताया था कि इनको कैसे निकाला जाता है और इनकी क्या परिभाषा होती है। लेकिन टेबल में अर्थात जो हमारी यहाँ पे तालिका बनी है, तो तालिका में विभिन्न प्रकार की जो अल्पकालीन लागतें हैं, यदि यहाँ पर हम ठीक ढंग से जान गए तो फिर हमें आने वाले समय में इन लागतों को जानने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए तालिका का ज्ञान होना क्या है, जरूरी है। तो जब भी हम विभिन्न प्रकार की लागतों को दर्शाते हैं तो तालिका भी बनानी पड़ती है और साथ में रेखा चित्र भी बनाना पड़ता है। तो यदि हमें तालिका का ज्ञान है तो हम रेखा चित्र को बिना तालिका की सहायता से भी बना सकते हैं। तो तालिका को बनाने के लिए आपने क्या करना है, 8 कॉलम बनाने हैं तालिका में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, गिनती भी लिखी है इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से 8 कॉलम आपने अपनी कॉपी में तैयार करने हैं अल्पकालीन लागतों को दर्शाने के लिए। तो जो पहला कॉलम है उसका जो टाइटल होगा है निर्गत इकाइयां, अर्थात जो आउटपुट होगा, जो उत्पादन होगा, यहाँ पे लिखेंगे निर्गत इकाइयों में या निर्गत की इकाइयां, और नीचे लिखा है क्यू फॉर क्वांटिटी इंग्लिश में शॉर्ट में। दूसरे कॉलम में लिखेंगे कुल स्थिर लागत रुपये में। ठीक है, स्थिर लागत की जो गणना कर रहे हैं हम, ठीक है, ये जितनी प्रकार की लागतें आएंगी उन सभी की गणना हम रुपये में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रुपए का सिंबल लिखा हुआ है। तो कुल स्थिर लागत को शॉर्ट में कहते हैं TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तीसरे कॉलम में लिखेंगे कुल परिवर्ती लागत रुपये में, इसको शॉर्ट में कहते हैं TVC। चौथे कॉलम में लिखेंगे कुल लागत TC, टोटल कॉस्ट। पांचवें कॉलम में लिखेंगे औसत स्थिर लागत AFC। ओके, और 6th कॉलम में लिखेंगे औसत परिवर्ती लागत AVC, और 7th कॉलम में लिखेंगे अल्पकालीन औसत लागत, और अंतिम जो कॉलम होगा इसमें लिखेंगे अल्पकालीन सीमांत लागत। उसके नीचे इंग्लिश में लिखा SMC, अल्पकालीन औसत लागत को शॉर्ट में कहते हैं SEAC, औसत परिवर्ती लागत को शॉर्ट में कहते हैं AVC, औसत स्थिर लागत को शॉर्ट में कहते हैं AFC, कुल लागत को शॉर्ट में कहते हैं TC, कुल परिवर्ती लागत को शॉर्ट में कहते हैं TVC, और कुल स्थिर लागत को शॉर्ट में कहते हैं TFC, और निर्गत को कहते हैं क्यू फॉर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 कॉलम बन जाएंगे। ओके, उसके बाद निर्गत इकाइयां क्या करनी है, क्वांटिटी, अर्थात जो फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है उस निर्गत को यहाँ पर सबसे पहले 0 से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रहे कि अल्पकालीन लागतों को दर्शाने के लिए सबसे पहले निर्गत की जो इकाई आएगी वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0, और उसके बाद 1 2 3 4 और इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते 10 नंबर तक लिखेंगे। उसके बाद कुल स्थिर लागत रुपये में TFC, जो TFC होगी, TFC जो होती है अल्पकाल में स्थिर होती है, इसलिए यहाँ पर 20 रुपया माना गया है। चाहे उत्पादन 0 हो तब भी 20 रुपए ही क्या होगा, कुल स्थिर लागत या TFC रहेगी।
और चाहे उत्पादन 10 इकाइयों का हो तब भी टीएफसी 20 रुपीज ही रहेगी। इसलिए कुल स्थिर लागत सभी जगह 20 रुपीज आएगी। अब अगला आता है कुल परिवर्ती लागत रुपीज में, टीवीसी। अब यह परिवर्ती लागत जो है, परिवर्ती लागत क्या होती है कि जब यहां पर जीरो रहेगा अर्थात किसी भी इकाई का उत्पादन नहीं हो रहा है तो उस समय हमारी जो कुल परिवर्ती लागत होगी वह जीरो होगी। ओके, और उसके बाद जो परिवर्ती लागत है इसको हमने क्या किया है कि जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इकाइयों का उत्पादन अर्थात उत्पादन जैसे बढ़ रहा है वैसे धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि कुल परिवर्ती लागत भी बदल रही है। जैसे पहले कितने है, पहली इकाई पर अर्थात जब एक इकाई का उत्पादन कोई फर्म कर रही है तो उस समय कुल परिवर्ती लागत है 10 रुपया। ओके, और जब किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उस समय परिवर्ती लागत है 0। ओके, और जब दूसरी इकाई का होता है तो लागत बढ़कर हो जाती है 18 रुपया। ठीक है, 18 रुपीज। जब तीसरी इकाई का क्या करती है, फर्म प्रोडक्शन करती है तो परिवर्ती लागत बढ़कर हो जाती है 24 रुपया। ठीक है, फिर अगली इकाई का उत्पादन होता है 29 रुपया, 33 रुपया, और जब वह 10 इकाइयों का प्रोडक्शन करती है या उत्पादन करती है तो टीवीसी 10 इकाइयों का उत्पादन करने पर 95 रुपया हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है तो वैसे वैसे लागत रुपये में या खर्चा क्या है, बढ़ रहा है। ओके, अब देखिए अगला आता है कुल लागत, टीसी, टोटल कॉस्ट। अब जो यह टोटल कॉस्ट है इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो टोटल कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि इसको अर्थात टीएफसी और प्लस टीवीसी का जोड़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि टीएफसी और टीवीसी का जो जोड़ होता है उसे टीसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टीसी कहते हैं। अब टीसी कैसे निकलता, देखिए 20 है और 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 निकल कर आएगा। तो कुल लागत अर्थात जब 0 प्रोडक्शन हो रहा है अल्पकाल में तो तब भी लागत कितनी आ रही है, 20 रुपये आ रही है। लेकिन जब उत्पादन नहीं हो रहा है तो उस समय परिवर्ती लागत 0 है। ऐसा क्यों होता है, देखिए कि माना कि कोई जूस बनाने का प्लांट है, ठीक है, जूस बनाने का प्लांट है, ठीक है, और उसका आकार क्या है, इतना है, या हम कहें कि वह केवल 5 बोतल जूस ही बना सकता है। ठीक है, 5 बोतल जूस बना सकता है। लेकिन जूस बनाने से पहले क्या होता है कि फैक्ट्री या प्लांट को लगाना पड़ता है और जूस बनता है बाद में। तो माना कि प्लांट को लगाने में 20 रुपया खर्च हो गया तो पूरा प्लांट तो एक ही रहेगा। ठीक है, चाहे 1 बोतल हो, चाहे 2 बोतल का उत्पादन हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 10 बोतल का उत्पादन हो। ठीक है, लेकिन जितने में प्लांट लगा, ठीक है, वह उसकी लागत मान लीजिए 20, वो लागत पहले ही आ चुकी होती है कि जो कुल स्थिर लागत टीएफसी होती है वह जूस का उत्पादन होने से पहले ही शुरू हो जाती है। जूस तुरंत थोड़ी बनेगा, पहले फैक्ट्री लगेगी उसके बाद जूस बनेगा। तो फैक्ट्री को बनने में क्या हो जाता है, 1-2 साल लग जाते हैं। ओके, तो पैसा पहला खर्च हो जाता है। अर्थात फर्म या कंपनी जो पैसा खर्च कर लेती है पहले वो हो जाती है स्थिर लागत। और उसके बाद क्या होगा, स्थिर लागत तो पहले आ चुकी है, अभी प्रोडक्शन क्या है, 0 है, तो कुल लागत क्या हो जाएगी 20। अब क्या हो गया, फैक्ट्री बन के तैयार हो गई। ओके जी, अब पहली बोतल का क्या हुआ, पहली बोतल जूस बनी। अब क्या होगा कि जूस बनाने के लिए मतलब आम का जूस बन रहा है, तो जूस बनाने के लिए आमों की जरूरत पड़ेगी, तो आम खरीदना पड़ेगा। ठीक है, लेबर लगानी पड़ेगी, ठीक है, बिजली ज्यादा चलेगी, पानी भी ज्यादा लगेगा, अन्य तमाम प्रकार के केमिकल लगाने पड़ेंगे। तो माना कि उसकी लागत आ गई 10 रुपया। ओके, तो ये 20 रुपया तो पहले से ही खड़ा है क्योंकि ये तो फैक्ट्री खड़ा करने का पैसा है। ओके, अब परिवर्ती लागत कब शुरू होती है कि जब
कि जूस का यहाँ पे हम बता रहे हैं जैसे कि उत्पादन होना शुरू हो गया है, इसलिए परिवर्ती लागत आती है कब, कि जब उत्पादन शुरू होता है। ओके, और जब उत्पादन नहीं होता है तो उस समय परिवर्ती लागत क्या हो जाती है, शून्य होती है, क्योंकि उत्पादन शून्य है तो शून्य है। लेकिन कुल स्थिर लागत हमेशा क्या होती है, जीरो से ऊपर होती है, कभी भी शून्य नहीं होती है। उत्पादन चाहे अल्पकाल में हो या ना हो, यह लागत बनी की बनी रहेगी। माना कि फैक्ट्री कुछ दिन के लिए बंद हो जाती है, ओके, तो क्या होगा कि जो 20 रुपया जूस की फैक्ट्री पर खर्च हो चुका है वो तो हो चुका है, ठीक है। अब माना कि फैक्ट्री कुछ दिन, हमने कहा 30 दिन के लिए बंद हो गई, ओके जी, तो तब तक ये लागत तो बनी रही, 20 रुपए तो उस पर खर्च हो चुका है, ओके, खड़ी हो गई फैक्ट्री, वो तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन 30 डेज के बाद पुनः उत्पादन होता है, फिर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है जूस का, तो फिर क्या हो जाएगी कि एक बोतल जूस बनाई तो 10 रुपया, 2 बोतल बनाई तो 18 रुपया, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते यह परिवर्ती लागत क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये तो दो बातें क्लियर हो गई कि कुल स्थिर लागत क्या होती है, यदि प्रोडक्शन हो या ना हो वह हमेशा बनी रहती है, शून्य नहीं होती है। कौन सी लागत, कुल स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होती है, ओके। और परिवर्ती लागत यदि उत्पादन नहीं होता है तो शून्य होती है, और उत्पादन जैसे जैसे यहां से बढ़ेगा तो ये लागत भी बढ़ेगी। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कुल लागत निकल कर आती है। जैसे देखिए भाई 20 है, 20 में 0 जोड़ा 20 आ गया, ओके। उत्पादन किसी प्रकार का नहीं है तो इसमें केवल कौन सी लागत जुड़ी हुई है, कुल स्थिर लागत जुड़ी हुई है। 20 में 10 जोड़ा 30 आ गया, ओके। इस प्रकार से 30 में 18 जोड़ेंगे तो 38 हो गया, तो कौन सी लागत निकल रही है, कुल लागत निकल रही है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा। इसी प्रकार से 95 में 20 जोड़ा तो 115 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे, अर्थात टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी, ओके। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर पर हमारा ये आ गया, अर्थात यदि इकाइयों को जोड़ दिया तो चौथा नंबर आ गया। और लागतों को देख लें तो 1 2 3, ओके जी। तो कुल लागत को निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत का जोड़ होता है, जोड़ना पड़ता है, अलग अलग जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से अलग अलग जोड़ रखा है कि छठवीं का वजह से यहाँ पे 20 है, यहाँ पे ठीक है 39 है, तो इसका जोड़ कितना हो गया 59। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका जोड़ यहाँ पे अलग अलग निकलता चला आएगा, ओके। लेकिन जो हमारे ये अंक सजा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 50 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया, 30 लिख दिया, 112, फिर 1000, ऐसे नहीं। क्योंकि यह जो अंक इधर हमने सजा रखे हैं, क्योंकि ये तो तालिका है, एकदम से पूर्ण रूप से काल्पनिक है, ठीक है, काल्पनिक हमने कल्पना की है कि इस प्रकार से क्या होती है, अल्पकाल में विभिन्न प्रकार की लागतें किस प्रकार से पहले क्या होती हैं कि घटती हैं, ठीक है, पहले घटती हैं, फिर स्थिर हो जाती हैं और फिर बढ़ती हैं। क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन का जो नियम लागू होता है उसे कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो पहली अवस्था में क्या होता है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। तो जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो उस समय लागतें घटती हैं और उत्पादन बढ़ता है। दूसरी अवस्था में जितना उत्पादन उतना ही लागत, जितना सामान बना उतना ही उस पर खर्चा, और तीसरे में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, खर्चा ज्यादा और उत्पादन कम, यहाँ पे घाटा होने लगता है। किसको, फर्म के मालिक को, ओके जी। इस प्रकार से ये अंक बिल्कुल उसी क्रम में लगा रखे हैं, अभी आपको आगे बताते हैं। अगला देखिए 5th नंबर पर औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब कैसे निकाली जाती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि जब उत्पादन, यहां से देखना है कि उत्पादन 10 तक हो रहा है, तो जब 0 उत्पादन होता है तो औसत स्थिर लागत कभी भी 0 नहीं होती है, कभी भी 0 नहीं होती है। यहाँ पे लिखा मेरा अनंत का चिन्ह बना रखा, यह अनंत होती है, क्योंकि
ऑलरेडी यहां पर अर्थात औसत स्थिर जो लागत निकलेगी वह इस संख्या में क्या करेंगे, क्वांटिटी का भाग देकर निकाली जाएगी। तो अंश में है 20, ठीक है, और हर में आ जाएगा 0, तो 0 का भाग हम 20 में देंगे तो वह अनंत को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? अनंत को दर्शाएगा। अब देखिए AFC कैसे निकाली जाती है, याद रखना है कि जहां AFC लिखा है यहां पढ़ना TFC। ओके जी, तो AFC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AFC, ठीक है, AFC निकालने के लिए ये जो TFC है इसको FC याद रखना है, ठीक है। तो इस 20 में 0 का भाग दिया तो हमने आपको कह दिया कि ये क्या होता है, अनंत होता है। दूसरे में देखिए 1 का भाग 20 में देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 20। ओके, फिर 2 का भाग हम क्या कर देंगे 20 में देंगे तो कितना आएगा 10। 3 का भाग 20 में देंगे तो 6.67। 4 का भाग क्या करेंगे 20 में देंगे तो क्या आएगा 5। 5 का भाग क्या करेंगे 20 में देंगे तो कितना आएगा 4। तो इस प्रकार से इसमें अर्थात 20 में इसका भाग देना है, 0 का भाग 20 में देना है, 1 का भाग 20 में, अर्थात इस प्रकार से क्वांटिटी का भाग हम क्या करेंगे TFC में देते चलेंगे। ओके, माना कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि क्या निकाल रहे हैं AFC, तो AFC इज इक्वल टू होता है क्या TFC, ठीक है, TFC बटे Q डिवाइडेड बाई Q। तो हमने जैसे यहाँ पे लिया कि यहाँ पे जैसे कि हमने 2 इकाइयां हैं तो 20 है, तो हमारा TFC कितना है 20 है, यहाँ पे देखिए 20 हो गया। उत्पादन कितनी इकाइयों का हो रहा है 2 का हो रहा है, तो 2 का भाग हम क्या करेंगे 20 में देंगे तो 2 दशमलव कितना होता है 20 होता है, तो 10 आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 10 निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से क्या करेंगे सारी औसत स्थिर लागत क्या करेंगे कि AFC निकलेगी किसमें, इससे निकलेगी TFC से, लेकिन भाग किसका देना है, क्योंकि जब भी हम औसत की बात करते हैं तो औसत निकालने के लिए हमेशा जो ये क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है तो प्रत्येक संख्या में अलग अलग भाग देना है, तो औसत हमेशा भाग देकर ही निकाला जाता है। ओके, तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। अब यहाँ पे नजर डालिए कि औसत स्थिर लागत क्या हो रही है, जैसे जैसे उत्पादन हो रहा है आप देखेंगे पहले 20 फिर 10 फिर 6 तथा लगातार घटती चली जा रही है। ओके, और अंत में 2 हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए कुल स्थिर लागत जब 0 है तभी 20 है, ठीक है, और 8 पे भी 20 है और 9 पे भी 20 रुपीज है और 10 पे भी 20 रुपीज है, तो ठीक है 1 का भाग देंगे तो मान ज्यादा आएगा, ठीक है, और 10 का भाग देंगे तो मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इसलिए 10 का भाग क्या दिया 20 में दिया तो यहाँ पर क्या आ गया ओनली 2 निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से जैसे जैसे क्या होता है अल्पकाल में प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है तो ऐसे में औसत स्थिर लागत लगातार घटती चली जाती है। अगला देखिए औसत परिवर्ती लागत AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 नंबर पर। अब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहां से निकल कर आई, ठीक है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ क्या लिखा है AVC और आपने ध्यान रखना है यहाँ TVC, इस पे ध्यान रखना है TVC। तो AVC को निकालने के लिए क्या करेंगे कि जैसे यहाँ 0 है, ओके जी, और यहाँ क्या है 0 है, तो इसको यहाँ पे हमने डैश कर दिया, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए आगे भी डैश कर दिया, इधर भी डैश कर दिया, बाद में नहीं बताऊंगा इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि तीनों जगह क्या होगा डैश डैश हो गया, कुछ नहीं आएगा। अब पहला देखिए कि यहाँ पर TVC कितनी है 10 है, ओके जी, तो ABC निकालने के लिए क्या करना है कि इसमें अर्थात TVC में अर्थात 10 में 1 का भाग देना है, 10 में 1 का भाग देना है, किसका भाग देना है 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 निकल कर आएगा। उसके बाद देखिए दूसरा 18 में 2 का भाग देना है तो कितनी निकल कर आएगा 9 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से 4 का भाग क्या करना है हमने 29 में देना है,
तो 7.25 निकल कर आएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी का भाग इस टीवीसी में अलग अलग देंगे, तो क्या आ जाएगा हमें एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से यह एवीसी निकाली जाएगी। कहां से? यहां से। और भाग किसका देना है? क्वांटिटी का। हमें ध्यान रखना है कि औसत निकालने के लिए भाग देना है। ओके, अगला देखिए, अल्पकालीन औसत लागत। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब शॉर्ट रन जो एवरेज कॉस्ट होती है, ये कहां से आई, इसको कैसे निकाला जाएगा? अब यहाँ पे नजर डालना है टीसी पे। ठीक है, टोटल कॉस्ट में। तो टोटल कॉस्ट पहले 20 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे अल्पकालीन औसत लागत या एसएसी कुछ भी नहीं आएगा। ओके, डैश कर दिया। अब देखिए, अब है 30 में क्या करना है? 1 का भाग देना है। तो कितना आता है? 1 का भाग देंगे 30 निकल कर आता है। ओके, 2 का भाग हम क्या करेंगे? 38 में देंगे। ठीक है, तो कितना निकल कर आएगा? 19 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे? 3 का भाग हमने क्या करना है? 44 में देना है, तो कितने का निकल कर? 14.67 निकल कर आएगा। और इसी प्रकार से यदि हम 10 का भाग क्या कर देंगे? 115 में दे देंगे, तो यह 11.5 निकल कर आएगा। ओके, तो एसएसी कहां से निकलेगी? क्या करना है आपने? टीसी में यहां से भाग देना है। 1 का भाग 30 में, 2 का भाग 38 में, 3 का भाग 44 में, और 9 का भाग 95 में, और 10 का भाग 115 में दिया। तो इस प्रकार से हमारी यह एसएसी निकल कर आ रही है। तो ये भी क्या हो रही है, अभी इसके बारे में बताएंगे, पर इसको अलग अलग निकाला जाएगा तालिका पे। ओके, अब देखिए, अब आता है अल्पकालीन सीमांत लागत, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ओके जी, तो जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये वाली जो लिखी हुई है। ओके, और कुल परिवर्ती लागत जो यहाँ लिखी हुई है, यह अल्पकाल में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए 10 यहाँ भी लिखा हुआ है। ओके, 8 नंबर पर 10 है, यहाँ 30 नंबर। ठीक है, अब 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना निकल कर आता है? 8 निकल कर आता है। इसी प्रकार से 24 में से, ठीक है, 18 निकल कर निकाल दें तो कितना आएगा? 6 निकल कर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 29 में से 24 निकाल दीजिए तो 5 निकल कर आएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अल्पकालीन सीमांत लागत है, ये तो मैंने यहाँ से घटाया, अर्थात हम कह रहे हैं कि यह टीवीसी, ओके, टीवीसी कुल परिवर्ती लागत और जो अल्पकालीन सीमांत लागत होती है, ठीक है, कि क्वांटिटी जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, ओके जी, वो क्या होती हैं इसके लिए, और उसके ठीक 1 नंबर के सामने सेम रहेगी। या 10 नंबर, 10 क्वांटिटी का जब प्रोडक्शन हो रहा है तब उसका मान उतना रहेगा। यदि हम 195 से इतना घटा देंगे तो यह 20 ही आएगा। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात भी समझ लीजिए, यदि हम इस 10 को उठा के क्या करेंगे, यहां रखेंगे। ओके, इस यहां भी रखा जा सकता है 10, और 10 में क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18। 18 में 6 जोड़िए तो कितना होता है 24। 24 में 5 जोड़िए 29। ओके, और इसी प्रकार से जोड़ते जोड़ते अंत में ये 20 तक जुड़ जाएगा तो यह 95 आ जाएगा। कितना निकल आएगा? 95 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से तालिका पर हम इन लागतों को दर्शा सकते हैं और निकालने का मेथड आपको बताया। ओके, लेकिन साथ में क्या बताया हमने कि जो यह तालिका बतला रही है, क्या बतला रही है, यह 3 प्रकार की अवस्थाओं को बतला रही है। पहली अवस्था बतला रही है कि लागत क्या होती है, घटती है। कि लागत क्या होती है, जैसे यहां पे नजर डालिए कि जो हमारी लागत है, यहां पे देखिए लगातार लगातार, ये तो औसत स्थिर लागत लगातार घटती चली जा रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये, और इस पे नजर डालिए कि 10, 9, 8, 7.25, 6.6 यहां तक लागतें लगातार घट रही हैं। ठीक है, लागतें घट रही है, इसका मतलब उत्पादन ज्यादा हो रहा है।
उत्पादन ज्यादा हो रहा है और उसकी तुलना में लागत क्या हो रही है, कम आ रही है। ओके, और ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है वैसे ही कि अल्पकालीन औसत लागत दोनों ये भी घट रही है। ठीक है, और यहां तक ये दोनों घटती चली जा रही है। ओके, तो यदि हम नजर डालें कि छठवीं और सातवीं मतलब पांचवी इकाई तक यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो यहां पर ये वाली और ये वाली लागत लगातार घटती चली जा रही है। लेकिन जब छठवीं और सातवीं इकाई का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये वाली और ये दोनों लागतें, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6.5 और 6.7, 9.83 और 9.57 लगभग लगभग क्या जाती है, थोड़ा सा अंतर है, तो यहाँ पर बराबर हो जाती हैं। ओके, तो यह दूसरी अवस्था है, सेकंड स्टेज है कि जहां पर उत्पादन और लागत बराबर हो जाती है, अर्थात उत्पादन का मूल्य बराबर उस पर किया जाने वाला खर्चा। ओके, और उसके बाद आप देखिए कि जैसे 8वीं 9वीं और 10वीं इकाई का प्रोडक्शन होता है तो ऐसे में यहां पर देखेंगे एबीसी एंड एसएसी बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की अवस्थाएं यहाँ पे दिखाई गई है। पहली अवस्था में लागतों का घटता नियम, दूसरा लागतों का समता नियम, और तीसरा कंडीशन यहां से दर्शाई जा रही है लागतों का बढ़ता नियम। ये जब लागतें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। और ऐसे ही हम यहाँ डालेंगे एसएमसी पे नजर डालेंगे। ठीक है, एसएमसी क्या हो रही है कि जब पहली इकाई का उत्पादन हो रहा है 10, फिर 8, फिर 6, फिर 5, 4 लगातार घट रही है, लागत घटती है पहले। ठीक है, पहले लागत क्या होती है, घटती है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 के बाद सीधे सीमांत लागत क्या कहते हैं, बढ़ जाती है, बढ़ने शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 8, 13 इस प्रकार से सीमांत लागत पहले तेजी से ज्यादा गिरती है और उसी के बाद तेजी से क्या होती है, बढ़ना शुरू होती है। किसकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में यह तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है, क्योंकि यह अलग अलग इकाइयों के उत्पादन को दर्शाती है और जबकि औसत क्या होता है, बहुत सारी संख्याओं को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो यह चार्ट मैंने बनाया, ओके, इस चार्ट को आप क्या करिए, अपनी कॉपी में उतारिए, ओके, और इन अंकों को लिख दीजिए। ठीक है, और जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका दीजिए। उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में इस प्रकार की जो लागतें हैं कभी भूल नहीं पड़ेगी। सुबह शाम इस पर नजर डालिए, दोहराते रहिए। ठीक है, आपको भली बात याद हो जाएगा। और जो पिछला वीडियो था उसको भी देखिए कि जिसमें कि मैंने आपको कॉस्ट फंक्शन, लागत फलन के बारे में बताया था और इन लागतों को अलग अलग प्रकार से बताया था वहां पे, और भी डिटेल बताया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उत्पादन को लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो फर्म होगी, जैसे हमने जूस की बात की, तो ऐसा तो नहीं है कि वह फर्म 1 साल में खड़ी हुई, बहुत ज़्यादा पैसा उस पर खर्च हुआ और केवल 1 बोतल बना रही है। ठीक है, वो तो प्रोडक्शन करेगी तो बहुत बड़ी संख्या में करेगी। तो हम उदाहरण के लिए क्या कर लेते हैं कि अल्पकाल में 0 से स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ संख्याएं ले लेते हैं। ओके, स्थिर लागत को 20-20-20 मान के चलते हैं। हो सकता है कहीं पे 30 भी लिखा होगा, ऐसा नहीं कि 20 रहेगी, ये तो काल्पनिक अंक है, अंक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे माना कि 100 दर्शाया जा रहा है तो सभी जगह 100 रहेगा। परिवर्ती लागत क्या होगा, उत्पादन 1 से 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, 4, 5, 6 इस प्रकार यूनिट में हो रहा है, तो परिवर्ती लागत क्या हो रही है, बदलती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ओके जी, इसी प्रकार से कुल लागत भी क्या हुई, पहले क्या होती है, क्योंकि ये इसका जोड़ है, इसे जुड़ेगा तो कुल लागत क्या होती है, पहले धीरे गति से क्या होती है, बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे आगे चलती है, और फिर तेजी से क्या होती है, बढ़ने लगती है। और बाकी हमने आपको बताया कि एएफसी कैसे निकाली जाती है। तो एएफसी को ध्यान रखना है कि ये यहाँ से निकलती है टीएफसी से, तो अब टीएफसी औसत निकालने के लिए हमेशा भाग देना है, तो भाग 20 में 0 का भाग दिया तो यहाँ पे अनंत आ गया। ओके जी, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखिए हमने कहा दूसरी इकाई पर यदि हमने क्या करना है, एएफसी निकालना है। ओके जी, तो ये है 2 का भाग देंगे 20 में, कितना निकल गया है 10। ओके जी, अब हमने क्या करना है, एबीसी निकालना है, तो यहाँ बीसी पे याद रखना है। तो 18 में कितने का भाग देना है, 18 में, अर्थात इस 18 में 2 का भाग देना है। तो इस प्रकार से हमारी औसत प्रवृत्ति लागत कितनी आएगी, 9 निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग इसको निकालते रहेंगे हम। ओके, यदि हमने एक 2 निकालना जान लिया
तो सब निकल जाएंगी। ओके, इसी प्रकार से आगे देखिए, ये तो आ गया। अब आया एबीसी। एबीसी हम बता ही रहे थे आपको कि 10 कहाँ से आया, कि 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 का भाग 10 में दिया तो 10 ही आया। 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आया। और 9.5 कहाँ से आया, ये 95 है, 95 में 10 का भाग देना है तो आपका 9.5 आ जाएगा। ओके, अब आया एसएसी। ये एसएसी कहाँ से आया, ये आया आपका टीसी से। ओके, कि टीसी से निकल रहा है, जैसे पहले 20 है तो यहाँ 0 है तो हमने यहाँ डैश कर दिया, कुछ नहीं है। अब यहाँ 30 है तो यहाँ 1 है तो 1 का भाग 30 में देंगे तो 30 ही निकल कर आएगा। ओके, और यदि हम 10 का भाग क्या करेंगे 115 में देंगे तो 11.5 आएगा। ओके, और बाकी ये जो अंक है ये अर्थात एसएमसी और ये टीबीसी क्या होते हैं, अल्पकाल में दोनों बराबर होते हैं। तो हमने कहा जैसे 10 में से 10 तो यहाँ लिख दिया हमने, 18 में से 10 गया, यहाँ 8 लिख दिया। ओके, ये भी किया जा सकता है, या यहाँ अंक इस प्रकार से सजाने हैं कि हमने इसको घटते क्रम में लिखना है। ओके, पहले घटते क्रम में और उसके बाद बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे, और उसको उठा के यहाँ यदि हम क्या करेंगे जोड़ते चले जाएंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं आने वाला है। अगली बात देखिए कि जो ये औसत स्थिर लागत है, औसत परिवर्ती लागत है, ठीक है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या हो जाएगी, एसईसी प्राप्त होगी। अर्थात ए एफ सी प्लस ए वी सी इज इक्वल टू एस ए सी। अर्थात 20 में 10 जोड़ा कितना होगा 30, और 10 में 9 जोड़ा 19, और 6.67 में 8 जोड़ा तो इतना, और इधर इधर देखिए 2 में 9.5 जोड़ा तो 11.5। तो इन दोनों का जोड़ जो होगा, ठीक है, अर्थात इधर को जोड़ा चाहे इधर को जोड़ा, इधर का इधर का इधर का इधर का, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, एस ए सी होगा। ठीक है, क्या होगा, एस ए सी होगा। ठीक है, और एस ए सी कैसे निकाला जाता है, यहाँ भी एक तरीका हमें बताया कि जैसे 38 है, 38 में 2 का भाग दीजिए तो 19 निकल कर आएगा। पर्दे को निकालते चले जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि विभिन्न अल्पकालीन लागतों को ज्ञात करना, वो भी किस पे, तालिका पर, टेबल पर। ठीक है, और टेबल को सजाना किस प्रकार से है कि जिसमें कि हम 3 नियम इसमें हम देख सके, क्योंकि अल्पकाल में सभी जो लागतें होती हैं उनको एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। ओके, केवल क्या होती है, कुछ लागतें स्थिर होती हैं और कुछ लागतें क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। चाहे परिवर्ती कहो चाहे परिवर्तनशील कहो, बात एक ही है, मीनिंग दोनों का एक ही है। तो स्थिर लागत जैसे 20 रुपीज लिख दिया, ठीक है, और कुल परिवर्ती लागत क्या होगी, इसके साथ उत्पादन के साथ बढ़ेगी। उत्पादन 0 होगा तो कुल परिवर्ती लागत भी 0 होगी। ओके, स्थिर लागत कभी भी 0 नहीं होती है, चाहे प्रोडक्शन 0 हो, ठीक है, तब भी स्थिर लागत बनी की बनी रहेगी, क्योंकि प्लांट पहले ही खड़ा हो चुका है, उस पर पैसा पहले ही खर्च हो चुका है। तो इस प्रकार से कोई भी जो फर्म होती है, जैसे हमने जूस की फैक्ट्री की बात की, ठीक है, कि हमने जूस बनाने वाली फैक्ट्री की बात की, फर्म की बात की, तो उसके मालिक जो होगा उसका मकसद क्या है, पैसा कमाना, अगर लाभ कमाना, ज्यादा पैसा उसके पास आए जूस बेचने से, इसलिए प्लांट खड़ा करता है। ओके, अब यही बात कर लेते हैं, कोई भी जो फर्म है अल्पकाल में, कोई फर्म क्या होती है, अल्पकाल में यदि क्या करती है, उत्पादन करना चाहे, यदि डिमांड गिर जाए, ठीक है, डिमांड गिर जाए, मांग गिर जाए, क्योंकि फैक्ट्री तो खड़ी हो चुकी है, 20 रुपए तो उसका लग ही चुका है, तो वह उत्पादन कब तक करती रहेगी, उत्पादन वह तब तक करती रहेगी कि उसको परिवर्ती अर्थात कुल परिवर्ती लागत प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात जितना जूस बनाए उतना का पैसा उसे मिल जाए। अर्थात 10 रुपए का बना तो 10 रुपए उसे मिल जाना चाहिए। ओके, मिल जाना चाहिए, इतना नहीं मिलता है तो फिर वह लंबे समय तक उत्पादन जारी नहीं रख सकती। अल्पकाल में तो थोड़ा घाटा उठा सकती है, लेकिन लंबे समय तक घाटा नहीं वहन कर सकती है। और जो ये औसत लागतें होती हैं, यह क्या होती हैं, प्रति इकाई लागत भी कहलाती है, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो माना कि हमने 4 का भाग दिया कितने में,
एक सरल सी संख्या लेते हैं, जैसे 2 का भाग दिया हमने कितने में, 38 में, तो कितने निकल कर आ गया 19, अर्थात एक इकाई का मूल्य कितना हो गया 19 रुपया। ठीक है, और 19 का 2 गुना कर देंगे तो 19 दूने 38। तो इसलिए यह है प्रति इकाई, अर्थात जितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है उसका भाग दिया जा रहा है। कि जैसे यहाँ पे देखिए कि 115 है, ठीक है, 115 कुल लागत आई, तो कुल लागत में हमने क्या किया कि 10 इकाइयों का भाग दिया, तो कितना रुपए है 11.5, अर्थात एक इकाई का उत्पादन करने में 11.5 रुपए खर्च करने पड़े। ओके, तो इस प्रकार से ये तालिका किस चीज की हो गई, ये जो तालिका है ये अल्पकालीन लागतों की है। कि अल्पकालीन लागत के जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यह इस तालिका पर आज मैंने आपको बताए। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपसे कि आप इस तालिका को समझ गए होंगे, और यदि आप समझ गए हैं तो क्या करिए कि इस तालिका को अपनी कॉपी पे उतारिए और उसके बाद उसको याद करिए। ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, रीडिंग रूम है, ठीक है, वहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए और देखते रहिए। ठीक है, कहाँ से आई, तो निश्चित ही इस सारी की सारी लागतें, कॉन्सेप्ट एकदम से आपकी समझ में आ जाएंगी।